साथियों, क्वेश्चनिंग ऑफ एफआईआर पे एक महत्वपूर्ण अपडेट आया है कंसर्निंग प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट। मामला क्या है उसको हम समझेंगे। और जो मामला मैं डिस्कस कर रहा हूँ ये आए दिन मामले जो है रिपोर्ट होते हैं सीबीआई को या ईसीबी को, और झूठी कानूनी कार्रवाइयाँ होती हैं और अल्टीमेटली जो इनोसेंट लोग हैं उनका प्रोसिक्यूशन होता है। तो वहाँ पर रेमेडी क्या है, कैसे बचें, क्या है कानून में जो है बचाव के बिंदु, उसको जो है आज हम डिस्कस कर रहे हैं। साथियों, सबसे पहले आप नोट कीजिए जजमेंट का नाम। जजमेंट है ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया का, सुरेश बनाम स्टेट ऑफ गुजरात जजमेंट का नाम है। पिटिशन नंबर है 3862/2024 और जजमेंट की डेट है 16 अप्रैल 2025। मामला इस तरीके से है कि वर्ष 1998 से 2005 तक बैंक ऑफ महाराष्ट्र से लगातार लोन मिलता गया कंसर्न अक्यूज्ड पर्सन्स को। और ऐसा कई बार होता है कि कुछ सरकारी बैंकों से लोग जो है पैसा ले लेते हैं, क्लियर है। तो इन्होंने भी जो है पैसा ले लिया। अगर हम पैसा ले रहे हैं तो अमाउंट जो है चुकाना पड़ेगा। अगर अमाउंट नहीं चुकाएंगे तो क्या होगा, जो हमारा कंसर्न लोन अकाउंट है ये हो जाएगा एनपीए। तो जो हमारी सिक्योरिटीज़ हैं बैंक के पास में, या जो कंसर्न गारंटी डीड है, जो कंसर्न गारंटर हैं, जो कंसर्न प्रिंसिपल डेटर है, उसके विरुद्ध जो है बैंक प्रोसीड करेगा एज पर द प्रोटोकॉल ऑफ लॉ। क्लियर हो गया। तो यहाँ पर केस क्या था कि जो कंसर्न लोन था उसको डिस्पर्स कर दिया गया। डिस्पर्स के बाद में जो कंसर्न अक्यूज था वो लोन चुकाने में असक्षम रहा, वो प्रॉपर रूप से ईएमआई नहीं दे पाया, जिस कारण बैंक ने इसके लोन अकाउंट को एनपी कर दिया। अल्टीमेटली बैंक ने जो है रिकवरी स्टार्ट कर दी। पर ये मैटर जब संज्ञान में गया सीबीआई के, तो उनका कहना ये था कि आपने ऐसे व्यक्ति को लोन दिया ही क्यों जो लोन चुका ही नहीं सकता है। उनका कहना था कि टोटली आप हैंड इन गलत हो। सबसे पहले तो आप लोगों ने फॉर्जरी कराई यहाँ पर, और गुड सिविल स्कोर के बेसिस पे लोन को जो है सैंक्शन कराया, फिर लोन को डिस्पर्स किया। अल्टीमेटली वो लोन जो है डूब गया। पैसा जो है वो सरकार का था। अल्टीमेटली गंभीर लॉस जो है आपने कारित किया है कंसर्न बैंक को। मामला बना सेक्शन 420, सेक्शन 467, सेक्शन 468, सेक्शन 471 आईपीसी का, और धारा 13 सब क्लॉज 1 सब क्लॉज डी पीसी एक्ट का यहाँ पर जो है जोड़ दिया गया। एक बात जो है आप नोट रखिएगा कि सेक्शन 13 सब क्लॉज 1 सब क्लॉज डी पीसी एक्ट जो है डिफाइनिंग क्लॉज है। इसका जो पनिशमेंट है वो है सेक्शन 13 सब क्लॉज 2 पीसी एक्ट में। ये जो है डील करता है क्रिमिनल मिसकंडक्ट से। प्रोविजन क्या है कि बीइंग अ पब्लिक सर्वेंट, अगर हम कोई वैल्यूएबल सिक्योरिटीज़ ले रहे हैं, मींस हम ही डिमांड कर रहे हैं और हम ही जो है बेनिफिट ले रहे हैं खुद के लिए या किसी और के लिए, टू एक्सरसाइज द ऑफिशियल फंक्शंस इन अनड्यू मैनर। तो ये केस है धारा 13(1)D पीसी एक्ट का। इसके अलावा चीटिंग के लिए एंड फॉर्जरी के लिए ये आवश्यक है कि अक्यूज ने जो है एक्ट किया हो डिसऑनेस्टली एंड फ्रॉडुलेंटली, जिस कारण उसको रॉन्गफुल गेन हुआ और विक्टिम जो है उन्हें रॉन्गफुल लॉस हुआ। जब तक ये एलिमेंट नहीं है, फॉर्जरी जो है मेड आउट नहीं होगा, चीटिंग का केस जो है मेड आउट नहीं होगा। इस मामले में जो है आरोपी गण चार्जशीट हुए। जो कंसर्न आरोपी गण थे उनके विरुद्ध जो है अपराध प्रमाणित माना। पर सबसे हैरानी की बात यह थी कि जो बैंक एम्प्लॉयज़ थे जिनके कॉन्टेक्स्ट में कहा गया कि हैंड इन ग्लव है, उनके विरुद्ध कोई भी कार्रवाई जो है प्रस्तावित नहीं हुई। जो कंसर्न अक्यूज पर्सन थे जिन्होंने लोन लिया है, जो बोरोवर हैं, इन्होंने डिस्चार्ज पिटिशन जो है मूव कर दी। उसको ट्रायल कोर्ट ने एक्सेप्ट कर लिया, पर अल्टीमेटली ये हाई कोर्ट में जाके जो है हार गए। हाई कोर्ट का कहना यह था कि बेसिकली गंभीर अपराध हुआ है, आपको ट्रायल जो है फेस करना पड़ेगा। मामला जो है सुप्रीम कोर्ट में आया। कुछ महत्वपूर्ण जो है तर्क रखे कंसर्न आरोपीगण ने, जो डिफेंस के बिंदु है जिस पर हमको जो है स्थितियों को समझना होगा। इनका पहला तर्क यह था कि बैंक से जो है लोन ले लिया, लोन नहीं चुका पाए तो ये सिविल डिस्प्यूट है, क्योंकि रेमेडी जो है वो सिविल कानून में, जहाँ पर सिविल डिस्प्यूट है वहाँ फौजदारी केस जो है लाए नहीं करेगा। दूसरी बात है कि जो भी लोन का अमाउंट है वो हमने पेड कर दिया है, कोई भी अमाउंट जो है अब ड्यू नहीं है। तीसरी बात, लोन की रिकवरी के लिए जो है बैंक ने प्रोसेस किया, हमने रेमेडीज़ के लिए डीआरटी में जो है प्रोसेस किया। अल्टीमेटली जब केस में राजीनामा हो गया है और केस जो है ड्रॉप हो गया है, अल्टीमेटली एनओसी भी जो है इशू हो गई है और हम आरबीआई की डिफॉल्टर लिस्ट में थे, वहाँ से भी हमारा नाम रिमूव हो गया है। तो जब कुछ पैसा बाकी ही नहीं है तो यह कह देना कि रॉन्गफुल लॉस हुआ है बैंक को, ये अपने आप में ही गलत है। इनका ये कहना था कि रॉन्गफुल लॉस जो है आवश्यक एलिमेंट है, रॉन्गफुल गेन भी जो है आवश्यक एलिमेंट है। जब हमें कोई रॉन्गफुल गेन नहीं हुआ, किसी बैंक को रॉन्गफुल लॉस नहीं हुआ है, तो ऐसे सिनेरियो में कंसेंट जो आरोपीगण है वो जिम्मेदार नहीं होंगे। और रॉन्गफुल लॉस से मतलब क्या है कि ऐसा लॉस जिसके लिए कंसर्न इंस्टीट्यूशन एलिजिबल नहीं है, इंटाइटल नहीं है, उसके बाद भी उसे जो है लॉस कर दिया गया। मींस पैसा ले लिया बैंक से बाय सबमिट डॉक्यूमेंट्स जो कि फॉल्स हैं, और पैसा जो है अल्टीमेटली हजम कर लिया, खा लिया, तो ये इंस्टेंस बनते हैं। बट इनका कहना है कि हमने डॉक्यूमेंट गलत दिए नहीं, जो कुछ भी डॉक्यूमेंट हमने दिए उसको प्रॉपर जो है बैंक ने स्क्रूटनी किया, बैंक ने डॉक्यूमेंट को वेरीफाई करते हुए लोन दे दिया, और लोन उस समय चुका नहीं पाए, लोन चुका दिया बाद में। तो ये सिविल डिस्प्यूट था। अल्टीमेटली फौजदारी कार्रवाई अपने आप में ही गैरकानूनी है। इनका कहना है कि ऐसे अनेकों जजमेंट है जहाँ पर सिविल डिस्प्यूट्स हैं, तो उसके बावजूद भी फौजदारी कार्रवाई जो है गैरकानूनी है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, वाइल डिस्कसिंग द स्कोप ऑफ क्वेश्चन रिलाई किया गया जजमेंट ऑफ सुशील बनाम सीबीआई। जजमेंट है वर्ष 2011 का, साइट हुआ है एस 2011 SCC पेज 708, जिसमें स्पेसिफिक किया गया है
इनहेरेंट पावर जो है हाई कोर्ट को वो एक्सरसाइज करना चाहिए टू प्रिवेंट द अब्यूज ऑफ प्रोसेस। बट ये पावर्स कहाँ एक्सरसाइज करनी है ये डिपेंड करता है फैक्ट्स पे, सर्कमस्टेंसेस पे, पर ये पावर आपको एक्सरसाइज नहीं करनी है स्प्रैंगली। साथियों, इस केस में कोर्ट ने क्या फैक्ट्स माने जो इंपॉर्टेंट थे? इनका कहना है कि पहली बात तो बैंकिंग इंस्टीट्यूशन से लोन लिया गया, दूसरी बात है लोन जो है पेड नहीं हुआ, तीसरी बात है कि जो कंस्टेंट बोरोवर था उसका जो लोन अकाउंट था उसको एनपीए कर दिया गया, चौथी बात है कि रिकवरीज जो है अमल में लाई गई जो कि परमिसिबल है एज पर सरफेस एयर प्रोटोकॉल। और इसके बाद भी अगर अमाउंट रिकवर नहीं हो रहा है तो इनके पास और मेथड्स हैं टू डू सिविल रिकवरीज। पर इसका मतलब ये नहीं कि क्राइम कमिट कर दिया और कंसर्न बैंक एम्प्लॉयज़ को और जो कंसर्न बोरोवर्स हैं उनको पार्टी बना दिया है। तो कोर्ट ने लुकिंग टू द फैक्ट्स सर्कमस्टेंसेस इस केस में जो है प्रोसीडिंग को जो है क्वैश करने के आदेश दिए। पर साथियों, ये फैसला जो है हमें सिखाता है 5 महत्वपूर्ण बातें। जब भी हमने बैंक से लोन लिया है और लोन चुका नहीं पा रहे हैं तो वहाँ पर बैंक के पास अधिकार है टू प्रोसीड एज पर सिविल लॉ और एज पर प्रोटोकॉल ऑफ सरफेस। यही दूसरी बात यह कि अगर लोन लिया है चुका नहीं पा रहे हैं तो ये सिविल डिस्प्यूट है, फॉर्जरी एक्शन लाई नहीं करेगा। तीसरी बात है कि अगर सीबीआई ने कोई एफआईआर कार्ड भी दिया है या सीबीआई इंक्वायरी कर रही है तो ज्ञापन दीजिए। अगर वो प्रोसीड कर रहे हैं एफआईआर को जो है काट कर आपको तंग परेशान कर रहे हैं तो ऑप्शन हमारे पास में है वहाँ क्वेश्चन में जाने का, क्योंकि अपरेंटली केस मेड आउट नहीं हो रहा है एंड एंटायर एफआईआर इज इन अब्यूज ऑफ प्रोसेस। और चौथी बात है कि जो भी अमाउंट अगर हमने लिया है वो चुका दिया है भले लेट से, तो ऐसे सिनेरियो में ये क्लियर है कि हमारा कोई इंटेंशन नहीं है टू कॉज रॉन्गफुल लॉस टू द कंसर्न बैंक। और पांचवी इंपॉर्टेंट बात है कि जहाँ पर सिविल डिस्प्यूट से पक्षकारों के बीच में वहाँ फॉर्जरी एक्शन अपने आप में अब्यूजिव प्रोसेस है। और हम सबको पता है कि इस पॉइंट पर जजमेंट ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का है दीपक गावा बनाम स्टेट। तो जब भी दिक्कत आए तो ये गाइडलाइंस है, इसका सारा लीजिए, अपना जवाब रेडी कीजिए और सबमिशंस जो है प्रोवाइड कीजिए। अगर सबमिशंस नहीं देंगे तो वहाँ पर आप भी मारे जाएंगे। सबमिशंस एज पर लॉ और सबमिशंस ऑन पॉइंट ऑफ कंसिडरेशन जो है होने चाहिए। अगर वो नहीं है तो हमको जो है दिक्कतें बाद में आने वाली है। जल्दी मिलते हैं अपन एक नए टॉपिक के साथ। टिल देन, जय हिंद, जय भारत।